नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, लंदन से बाप बेटे लौटे तो जरूर हैं, कुछ तिकड़म करके, लेकिन चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई हैं बेटे की। एक ठकुर सुहाती वाले कार्यक्रम का प्रयोजन किया गया और वो ठकुर सुहाती करने वाले उनके ही पार्टी के जो सैकोफेंट में से सबसे बड़े सैकोफेंट जो कह सकते हैं, जिनके ऊपर आरोप लगता है कि बड़े चमचे हैं, और पार्टी के बहुत सारे नेता नाराज रहते हैं उनकी इस बात से। और हाल में खबर आई थी कि उनकी जम करके पार्टी कार्यकर्ताओं ने पिटाई भी कर दी, एक कमरे में बंद भी कर दिया। अब उनको यहीं पर जहन्नम भी दिखाई पड़ रहा है और जन्नत भी दिखाई पड़ रहा है। अब उस जनाब विशेष ने एक बड़ी अच्छी किताब लिखी है, जहन्नम में जन्नत जिसको कहते हैं आप, नरक में स्वर्ग। अब उन्होंने अपने लिए नरक पैदा किया है, लेकिन उनको स्वर्ग का एहसास हो रहा है। अब चूंकि ये किताब उनकी मराठी में है, हम उसका पूरा मतलब तो नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जितनी हमको मराठी समझ में आती है उसके बिना पर मैं ये कह रहा हूं कि जब ईडी ने उनको उठा के जेल में डाला था, उस दौर उन्हें जहन्नम का रास्ता दिखा और जहन्नम कैसा होता है ये प्रतीत हुआ, और उस जहन्नम में स्वर्ग कैसा होता है शायद ये प्रतीत हुआ। हो सकता है मैं गलत हूं, क्योंकि मुझे मराठी की उस तरह से मेरा भाषा ज्ञान नहीं है। अब मैं जिसका जिक्र कर रहा हूं वो जनाब हैं संजय राउत साहब। संजय राउत साहब के बारे में अभी बड़ी चर्चाएं आम है कि अभी जो उद्धव ठाकरे की कोटरी है उसमें सबसे करीब जो दो लोग हैं उसमें से एक संजय राउत है, तो दूसरे कौन है? वो महिला है, उनका नाम है प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी पुत्र के ज्यादा करीब हैं और राउत साहब पिता के ज्यादा करीब हैं। दोनों से, पिता पुत्र दोनों से इनकी करीबी है, लेकिन पिता से अधिक करीबी है संजय राउत साहब की। संजय राउत साहब का एक परिचय और है, सामना के वो संपादक भी हैं, सामना उनका मुखपत्र है, कहने के लिए ये पत्रकार हैं, राज्यसभा के सांसद भी हैं। उद्धव ठाकरे की असीम अनुकंपा है, असीम कृपा है माननीय संजय राउत पर। तो संजय राउत साहब ने विदेश से बुलाने के लिए और पूरी ब्रांडिंग करने के लिए पिता पुत्र की एक तैयारी करके पहले से रखी थी। अब इस तैयारी का आज जो मैं विस्फोटक जानकारी देने जा रहा हूं, जिसके बाद मोदी से इस पूरे गैंग को, इस पूरे कुनबे को जो खौफ सता रहा है, वो क्यों सता रहा है, वो भी मैं आपको आज बताने वाला हूं। बहुत बड़ा ब्रेकिंग आपके सामने लेकर आया हूं। ब्रेकिंग मित्रों ये है कि पिता पुत्र की सैकोफेंसी में इन्होंने एक किताब लिखी, खैर वो अपने अनुभव के आधार पर इन्होंने किताब लिखी, माननीय संजय राउत जी ने, नरक में स्वर्ग, हिंदी में। अब मराठी में जो कथ्य है वो आप सर्च कर लें, आपको मिल जाएगा। और इस किताब के विमोचन की जो तारीख थी, वो पब्लिशर ने कहा कि पहले इसको पब्लिश किया जाए जिस दौरान ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था। तो पब्लिशर ने कहा कि ये जल्दी कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी पब्लिश किया जाए, तो पब्लिशर ने इन्हें कहा कि देखिए साहब, अभी पब्लिसिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि मीडिया का सारा फोकस अभी ऑपरेशन सिंदूर पर है, भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध पर है, और ये अभी चलेगा। तो जब ये युद्ध समाप्त हो जाए और जब मीडिया से ये खबरें थोड़ी सी ठंडी पड़ जाए, या ये खबर थोड़ा चलन से बाहर हो जाए, दूसरी खबर आ जाए, तब हम लोग अगर इस किताब का विमोचन करें तो बहुत बेहतर है। तो इन्होंने जो एक बयान दिया है
उस बयान के बाद माननीय बड़े खौफ में आ गए। बयान इनका क्या है साहब, संजय राउत साहब का? इन्होंने कहा कि ये सब ड्रामा है, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध चल रहा है वो एक ड्रामा है और 4 दिन में खत्म हो जाएगा। मतलब ये हर बात को नौटंकी, क्योंकि ये नौटंकी खुद करते हैं, बहुत बड़े नौटंकीबाज हैं। आपको, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो इनका ठुमका लगाने वाला वीडियो, तो बहुत वायरल है, उसे बताने की जरूरत नहीं है। ये ठुमका लगाते हैं, ये खुद ही नचनिया है और ये खुद बड़े ड्रामेबाज हैं। इनका पूरा कुनबा ड्रामाबाज है। तो ये जो ड्रामेबाज हैं, इन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो युद्ध शुरू हुआ है, जो भारत ने हमला किया है पाकिस्तान के ऊपर, ये भारत सरकार का एक ड्रामा है। अब एक पार्टी के राज्यसभा सांसद इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, इसके पीछे की साजिश क्या है? साजिश मित्रों ये है जिसका पटाक्षेप कर रहे हैं एक सिंगर अभिजीत भट्टाचार्य। अभिजीत भट्टाचार्य कह रहे हैं कि जो पार्टी, जो जिनके गुंडे, ये गुंडों की जो पार्टी है, जिसके सरदार ये दोनों आजकल बाप बेटा हैं और उनके चमचे संजय राउत हैं, ये लोग मिल करके रेड़ी वालों को, पटरी वालों को, छोटे सब्जी वालों को, जिसके ऊपर असहाय लोगों के ऊपर जो अपना शक्ति प्रदर्शन करते हैं, ये पाकिस्तान के कलाकारों के खिलाफ कोई शक्ति प्रदर्शन क्यों नहीं करते हैं? वो इशारा कर रहे हैं कि आखिर में इस कुनबे का पाकिस्तान के साथ राफ्ता क्या है, पाकिस्तान के साथ कनेक्शन क्या है? कोई ज्योति मल्होत्रा वाला कनेक्शन है? ज्योति मल्होत्रा के साथ 18 स्लीपर सेल और पाकिस्तानी जासूस भारत में पकड़े गए हैं, जिसमें से 14 एक खास कम्युनिटी के हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, अकलियत कम्युनिटी के हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अकलियत के भाई बहन हमसे ऑफेंडेड फील करें, लेकिन अकलियत कम्युनिटी के 14 पाकिस्तानी जासूस पकड़ाए हैं, जो भारत के खिलाफ सारी सूचनाएं पाकिस्तान को मुहैया कर रहे थे। लेकिन एक ज्योति मल्होत्रा नाम की लड़की जो गिरफ्तार हुई है, जो हरियाणा की रहने वाली है, वो पहलगाम हमले के ठीक पहले दौरा करती है पहलगाम का। वो उसके पहले पाकिस्तान का दौरा करती है और पाकिस्तान के आईएसआई के लोगों से, घोषित जासूस से मिलकर के आती हैं। क्या पाकिस्तान के बहुत सारे जासूस मुंबई में स्लीपर सेल के रूप में ऑपरेट कर रहे हैं? क्या अभिजीत भट्टाचार्य ये इशारा कर रहे हैं कि आखिर क्यों नहीं पाकिस्तानी कलाकार के खिलाफ इनका गुस्सा फूटता है? पाकिस्तानी कलाकारों की जो शूटिंग्स हो रहे हैं मुंबई में, उसको जाकर के ये क्यों नहीं तोड़फोड़ करते हैं? उनके कैमरा को, उनके प्रोडक्शन टीम पर क्यों नहीं हमला करते हैं? ये सवाल क्वाइब नेटवर्क नहीं, अभिजीत भट्टाचार्य उठा रहे हैं। अब इस बुक जो विमोचन हुआ है, इस बुक विमोचन समारोह में तमाम लोग मौजूद हैं। उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे के ठीक बगल में अनिल देशमुख साहब बैठे हुए हैं और ये माननीय जावेद अख्तर साहब इस किताब का विमोचन कर रहे हैं। आजकल जावेद अख्तर से बड़ा राफ्ता हो गया है इनका। जावेद, सलमान, सलमान का बॉडीगार्ड अरबाज, सुहेल और जावेद अख्तर के पुत्र श्री, इन सब से इनका रिश्ता थोड़ा गहरा हो गया है। इसके पीछे राज क्या है? और ये सब अमन की आशा वाले हैं। जावेद अख्तर साहब कहते हैं कि वो कहते हैं कि जिहादी पाकिस्तान चले जाओ, और वो कहते हैं कि काफिर हो, तुम्हें
नरक में जहन्नम मैसर होगा, और अगर मैं काफिर हूं तो मुझे यही जहन्नम कबूल है। बड़ी अच्छी बात जावेद जी ने कही है। जावेद जी ने भारत की मिट्टी की लाज रखी है और भारत की मिट्टी को वो अपना मानते हैं। लेकिन ये कहने की नौबत क्यों आ रही है, ये कहने की आवश्यकता क्या है जावेद जी? कौन व्यक्ति आपके ऊपर संदेह कर रहा है? संदेह की गुंजाइश आपने ही पैदा करवाई है। आपने ही कविता लिखी थी, यकरंगी फूल एक बाग में नहीं हो सकते। बहुत सही बात है, बहुत सारे फूल हो सकते हैं, बड़ी अच्छी कविता है। प्लूरलिज्म के जो आप समर्थक हैं तो आपको तो बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन आपके नामचीन दोस्त, उन्हें तो डर लगता है भारत में। इमरान खान साहब, आमिर खान साहब को डर लगता है, नसरुद्दीन शाह साहब को डर लगता है, और फिर यकायक पलट करके कहते हैं कि डर नहीं लगता है, वो हमारी गलतफहमी थी, वो हमारी भूल थी। आप फिर से कहने लगते हैं कि नहीं, हमें तो यही जहन्नुम की मिट्टी, जो वो कहते हैं कि चूंकि मैं काफिर के साथ रहता हूं, मैं भी काफिर हो गया हूं, मुझे जहन्नम नसीब होगा, तो मुझे यही जहन्नम नसीब हो। बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं जावेद साहब। लेकिन सवाल है कि यकायक 360 चेंज उद्धव ठाकरे और उसके गैंग में ये कैसे हो गया? रात दिन जो आपको पाकिस्तान भेजते थे, रात दिन जो आपको जिहादी कहते थे, रात दिन जो आपके खिलाफ गालियां निकालते थे, रात दिन जो ये गौरव गाथा लिखते थे कि हमने बाबरी मस्जिद को हमारे शिव सैनिकों ने तोड़ा है, उसका ईंट लेकर के पूरे महाराष्ट्र में घूमते थे और कहते थे कि हमें फक्र है कि हमारे शिव सैनिकों ने बाबरी मस्जिद को धूल में मिला दिया। यकायक उनका हृदय परिवर्तन हो गया। कैसे हो गया, क्यों हो गया? कोई गहरी साजिश तो नहीं है, कोई बड़ी चाल तो नहीं है, और क्या आप सॉफ्ट कॉर्नर आप सभी तो नहीं बने हुए हैं पाकिस्तानी जासूस के? बिल्कुल है, बिल्कुल है। खबर आ रही है, बहुत ही सफेद पोशों के वेश में स्लीपर सेल के पाकिस्तानी एजेंट अलग अलग शहरों में काम कर रहे हैं। कल ही लश्कर तैयबा का एक बहुत बड़ा आतंकवादी ढेर हुआ है पाकिस्तान में। उन्हें एक अननोन बाइक सवार आजकल लगातार पाकिस्तान में कहर बरपा रहा है। अननोन बाइक सवार ने उनको 72 हुरों के पास भेज दिया। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वो पाकिस्तान में नेपाल में ट्रेनिंग देते थे, युवाओं को भड़काते थे, और आरएसएस हेडक्वार्टर से लेकर के बेंगलोर के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से लेकर के तमाम प्रोमिनेंट जगह पे हमला करने के आरोपी थे। बहुत मामूली कसूर था उनका। तो एक अननोन बाइक सवार ने उन्हें 72 हुरों के पास भेज दिया। अब ये अननोन बाइक सवार लगातार पाकिस्तान में कहर क्यों बरपा रहा है, कैसे बरपा रहा है, हमने इशारा कर दिया, बाकी आप समझता है। ये जो नरक में भी स्वर्ग वाली जो किताब इन्होंने लिखी है, असल में अब ये सभी नरक में जाने की योजना बना रहे हैं और वहां जाकर के स्वर्ग की तलाश करेंगे। बड़ी अच्छी किताब इन्होंने लिखी है। संजय राउत साहब, अच्छा तो ये होता कि आपने जो पुत्र और पिता को आमंत्रित किया है और जिस पुत्र को आपने अनिल देशमुख के सम्मुख बगल में बिठाया है, जो अनिल देशमुख खुद ये कहने वाले हैं कि मुझे फंसाने के लिए देवेंद्र फडणवीस ने एक बार जिक्र किया था, जिसको परमवीर सिंह ने सिरे से खारिज कर दिया। अब ये बड़ा ही उलझ गया है मामला। अनिल देशमुख अभी साथ में खड़े हैं। क्यों साथ में खड़े हैं? क्योंकि अनिल देशमुख के भी कुछ जो गड़बड़ियां हैं वो बाप बेटे के पास है और शरद पवार के पास है। वो उनसे बगावत नहीं कर सकते। परेशानी यहां आकर के फंस गई है मित्रों। लेकिन क्या इस समूह को मोदी का खौफ सताने लगा है? बिल्कुल सताने लगा है।
मोदी के इंटेलिजेंस इनपुट बता रहे हैं कि मुंबई में जो ये समूह है जिन्होंने एकाएक भारतीय जनता पार्टी से 30-35 वर्षों के साथ को झटका दिया, वो सिर्फ कुर्सी के लिए नहीं था, इसमें कुछ और भी बात थी। और वो बात थी जो इस बेटे ने तांडव किया 2020 में सत्ता मिलने के बाद, सचिन बाजे को रीइंस्टेट करके पूरा एक्सटॉर्शन का रैकेट चलाना, एंटी नेशनल गतिविधियों में शरीक होना, मुसलमान को गाली देना लेकिन मुसलमानों के साथ सौदेबाजी करना, मुसलमानों को डरा करके उनके साथ व्यापार करना, ये जो इनका धंधा पर्दे के पीछे चल रहा था कि गाली तो हम ऊपर में बाहर देते हैं लेकिन बाकी तो सारे हमारे दोस्त हैं। यूसुफ खान से लेकर के हाजी मस्तान तक इस खानदान का दोस्त रहा है। यूसुफ खान तो खैर चलिए बहुत बड़े एक्टर हैं, उनके साथ दोस्ती रही तो कोई बात नहीं, लेकिन माननीय यूसुफ खान साहब हाजी मस्तान को लेकर के भी प्रचार करते थे, अरुण गवली को लेकर के भी उनके साथ भी प्रचार करते थे। ये थे यूसुफ खान साहब, क्या करिएगा साहब, बड़ी शानदार उर्दू बोलते थे, बहुत शानदार फनकार थे, बहुत सारे अच्छे कलाकार थे, पूरा देश उन्हें सर माथे पर बिठाया हुआ है। लेकिन हाजी मस्तान के लिए वो यूसुफ साहब भी थोड़ा, उनका जो नजरिया होता था वो सॉफ्ट कॉर्नर, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, वो सॉफ्ट कॉर्नर हुआ करता था। तो हाजी मस्तान के साथ दोस्ताना और याराना इस परिवार का, इस खानदान का बहुत पुराना भी है। पिताजी का, दादाजी का, दोनों का रिश्ता इन माफियाओं के साथ बहुत पुराना रहा है। लोग तो कहते हैं, मैं भी कहता हूं कि मैं उस तरह से उनका बड़ा गुणगान नहीं करता हूं, लेकिन सनातन को लेकर के मैं उनके साथ खड़ा हूं, जो बाला साहब ठाकरे थे। और उनमें कम से कम मरते दम तक बाला साहब ठाकरे ने, मरते दम तक बाला साहब ठाकरे ने सनातन का साथ नहीं छोड़ा और सनातन के पक्ष में खड़े रहे, भारतीय जनता पार्टी के भी साथ खड़े रहे। मित्रों, मैं आज मोदी जी से कुछ कहना चाहता हूं। मुझे मालूम है मोदी जी उस कर्ज को उतार नहीं पा रहे हैं। यह 2002 का मामला है, जब गोधरा कांड के बाद खबर चली थी कि मोदी जी को मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। तब बाला साहब ठाकरे ने, ये पॉलिटिकल हलकों में बहुत गंभीर चर्चा है और जो कि सही भी है, कि तब बाला साहब ठाकरे ने कोशिश की थी कि नरेंद्र मोदी कंटिन्यू करे। नरेंद्र मोदी को बचाने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बनाए रखने के लिए उन्होंने भी पैरवी की थी, ये कहा जाता है। और इसीलिए कहते हैं लोग कि नरेंद्र मोदी शायद वो कर्ज उतार रहे हैं। मैं ऐसा नहीं मानता हूं। नरेंद्र मोदी ऐसा कर्ज नहीं उतारेंगे। नरेंद्र मोदी को अगर बाला साहब ठाकरे ने समर्थन दिया था तो नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी की पार्टी ने वो कर्ज उतार दिया है। उनके साथ अलायंस करके, उनके अपमान को बर्दाश्त करके, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को उनके घर पर भेज करके, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का अपमान करवा करके, अपने पार्टी के मुख्यमंत्री को बाहर बिठवा करके, अपने पार्टी के मुख्यमंत्री को गाली गलौज सुनवा करके, ये सब कर्ज नरेंद्र मोदी जी ने उतार दिया है। फिर नरेंद्र मोदी को किस बात का एहसान है, किस कर्ज के तले नरेंद्र मोदी जी दबे हुए हैं? मैं नरेंद्र मोदी जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो कर्ज जिसको आपने बहुत पहले उतार दिया है, आप उस कर्ज में क्यों दबे हुए हैं? आप इन माफियाओं से डर रहे हैं। असल बात तो यह है, आपका खौफ इन माफियाओं को सता रहा है, दिन रात सता रहा है। और जिस तरह से ज्योति मल्होत्रा की धरपकड़ हुई है और उनके साथ 18 स्लीपर सेल के लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और जिस तरह से हमारे पास सूचना है कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी NIA
और जो राव है, RAW है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग का जो इंटेलिजेंस इनपुट है, वो कह रहा है कि मुंबई में स्लीपर सेल के रूप में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और उनका हो ना हो इस कार्टेल से कुछ ना कुछ रिश्ता निकल जाए। इसलिए ये लोग खौफजदा हैं कि इन्हें कहीं डायरेक्ट एंटी नेशनल होने का तमगा ना मिल जाए, जो कि होने वाला है। मैंने बहुत पहले भी आपको बताया है कि ये वही कार्टेल है, ये ड्रग का कार्टेल, और ड्रग के कार्टेल को एक्सपोज कर रहा था सुशांत और दिशा, इसकी जानकारी हो गई थी। चाइल्ड ट्रैफिकिंग का कार्टेल, ये इनको पता चल गया था। नकली नोटों के कारोबार का कार्टेल और अवैध हथियारों के सप्लाई तस्करी का कार्टेल, ये सारा कार्टेल एक जगह मुंबई में इकट्ठा है। और जो भारत के खिलाफ छद्म युद्ध लड़ रहा है, भारत के युवाओं को नशीली दवाओं में झोंकने के लिए, भारत के युवाओं को गुंडा बनाने के लिए, भारत के युवाओं को चरित्रहीन बनाने के लिए पूरी तैयारी में ये गैंग है और इतने लंबे समय से ये कार्टेल चलता आ रहा है। लेकिन उस किताब के विमोचन पर आदित्य ठाकरे के चेहरे को देखते ही बनता है। आदित्य ठाकरे की हवाई उड़ी हुई है। उसे लग रहा है मेरे दिन अब काउंटिंग के हैं, मुझे कोई नहीं बचा सकता है। और उस कार्टेल में जो शेरा और सलमान खान का कार्टेल है, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अभी जो ये नया अभी तो ये मोहब्बत नई है, ये जो नई मोहब्बत हुई है ना अघाड़ियों की, ये अघाड़ियों की मोहब्बत फुर होने वाली है। ये 18 जून को जब सुनवाई होगी और इधर से जो इंटेलिजेंस एजेंसी की जो रिपोर्ट आ रही है, उसमें जो ये पूरा समूह इसके खिलाफ जो डॉजियर तैयार हो रहा है ना, इनसे इनके होश उड़े हुए हैं। संजय राउत साहब, आपको तो आपके ही कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी। हालांकि ये बात उस तरह से पूछने ही भी लोगों ने कहा कि नहीं कमरे में बंद कर दिया संजय राउत को, लेकिन हमारे पास सूचना है कि कार्यकर्ताओं ने आपकी पिटाई की है। हो सकता है मैं गलत हूं, मैं झूठ में मेरे पास गलत सूचना आई हो, लेकिन यह सूचना तो पक्की है कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के सामने में आपको कार्यकर्ताओं ने एक कमरे में या एक बाथरूम में आपको बंद कर दिया। यह बात तो पक्की है। पिटाई ही हुई कि नहीं हुई ये नहीं मालूम, लेकिन बाथरूम में या किसी कमरे में आपको बंद कर दिया गया, यह तो बहुत पुख्ता जानकारी है। इधर पुत्र की हवाई उड़ी हुई है और ये किताब लिख करके नर्क में स्वर्ग तलाश रहे हैं। तो ये बेवकूफ बनाने का धंधा इन पूरे कार्टेल का चल रहा है। पार्टी गई, सत्ता गई, अब विधायक गए, एकनाथ शिंदे टूटे, पार्टी का सिंबल गया, पार्टी कंप्लीट खत्म हो गई। शिवसेना आज के दिन में एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। इनको शिवसेना उद्धव गुट कहा जाता है। इनका जो पार्टी सिंबल था तीर कमान, वो पार्टी सिंबल भी चला गया। शिवसेना का पार्टी सिंबल भी चला गया। पार्टी खत्म, सिंबल खत्म, विधायक चले गए, लोकसभा में थोड़ी बहुत इज्जत बची थी, विधानसभा में मटिया मेट हो गए, पूरी तरह से ध्वस्त हो गए विधानसभा में। शरद पवार की भी पार्टी खत्म हो गई, उद्धव ठाकरे की भी पार्टी खत्म हो गई। कांग्रेस को तो मुंह छिपाने का जगह नहीं मिल रहा है और कांग्रेस अपनी दुर्गति पर रो भी रहे हैं। कांग्रेस के बहुत बड़े नेता इसमें विमोचन में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस से दूरी है, लेकिन शरद पवार से नजदीकी है। क्यों? एक कार्टेल का हिस्सा है साहब। शरद पवार महाराष्ट्र में एक ताकत है, राजनीतिक ताकत उनको उनकी रहे न रहे, एक व्यापारिक ताकत है, व्यावसायिक ताकत है। माफिया जितने फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर, गैंगस्टर हैं, वो सब शरद पवार को नमन करते हैं। तो शरद पवार एक प्रकार से किंग है महाराष्ट्र के। आप नाम लीजिए किसी फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर का,
उसका शरद पवार से कोई संबंध ना हो, नामुमकिन है। आप नाम लीजिए दाऊद अब्राहम का, शरद पवार से उसका संबंध नहीं हो, नामुमकिन है। शरद पवार लंदन जाते हैं, लंदन से दुबई जाते हैं, दुबई में दाऊद से मिलते हैं, फिर लंदन आते हैं, फिर लंदन से भारत आते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार का डॉजियर कह रहा है, मेरे कहने से कुछ नहीं होता है। भारत सरकार की पुख्ता जो डॉजियर है वो बता रही है कि शरद पवार दाऊद अब्राहम से 90s में मिलने क्यों जाते हैं और उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट होता है। अब ये सब बातें, ये सब ऐसे सवाल हैं जो ना तो शरद पवार का पीछा छोड़ेगी, और वो सवाल जो शरद पवार के बिल्कुल विपरीत रहने वाली पार्टी, वो शरद पवार के साथ कैसे आ जाती है। कौन लोग हैं साथ लाने वाले? वही जो सामने से मुसलमानों को गाली दो और पीछे से मुसलमानों के साथ धंधा करो। ये है बाप बेटे की पार्टी, शिवसेना उद्धव की पार्टी। दुकान बंद हो चुकी है, हवाइयां उड़ रही हैं, जेल के दरवाजे खुलने वाले हैं। मोदी का खौफ सता रहा है, मोदी के इंटेलिजेंस का भी खौफ सता रहा है। सारे कारोबार हो रहे हैं। आप बिल्कुल इत्मीनान रखिए, धीरे धीरे सारी बातें, जो बात मैं कह रहा हूं वो सारी बात पुष्ट होगी। आप सबको तब भी भरोसा नहीं हो रहा था कि दिशा का केस खुलेगा, खुला ना। आज फिर कह रहा हूं कि ये सभी जेल जाएंगे, इंतजार कीजिए। वो जिन्होंने गुनाह किया है, नरक तो यहीं इन्हें भोगना पड़ेगा। बहुत अच्छे लोगों के लिए ये जन्नत है, लेकिन नरक भोगने वाले के लिए ये जहन्नम है। आपको शुक्रिया संजय राउत साहब, आपने ये किताब लिखी, नरक में भी स्वर्ग। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।